इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। कार्यक्रम को सुन रहे सभी किसान भाइयों और बहनों को स्वाति जैन की और कुलदीप भैया की राम राम। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी और आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वही गर्मी के मौसम में हमें अपने भोजन में स्वादिष्ट और ताज़े फल यानी कि डिंगड़ा, तरबूज, आम मिल जाए तो वाह भाई। अपने भोजन में इन फलों को जरूर शामिल करना चाहिए। इन फलों के सेवन से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। और जब मैं फलों की बात कर रही हूँ तो इस विशेष मौसम में आज हमारा विषय है प्राकृतिक फलोत्पादन, ग्रीष्मकालीन समस्याएं, कारण एवं निदान। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज इस विषय से जुड़ी किसी भी तरह की जिज्ञासाओं और समस्याओं का हल जानने के लिए और अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों, आप हमें अपने सवाल कार्यक्रम पूर्व व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ऐप नंबर है 8602226263। नंबर पुनः जान लें, 8602226263। किसान भाइयों, आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए इस वक्त आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदन गांव के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रुपेंद्र झाड़े जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक फलोत्पादन, ग्रीष्मकालीन समस्याएं, कारण एवं निदान। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब, वैसे तो ग्रीष्म काल में बहुत से फलों का उत्पादन किया जाता है, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ग्रीष्म काल में हमारे किसान भाई कौन कौन से फलों का उत्पादन कर सकते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो, लाभ प्राप्त हो। हमारे छिंदवाड़ा की जलवायु को देखते हुए हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन फलों में, जैसे हमारा जो छिंदवाड़ा ज़िला है संतरे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सौंसर और छिंदवाड़ा जो सौंसर और पांडुरना क्षेत्र है, यहाँ पर संतरे की खेती बहुत अच्छे से हमारे किसान भाई करते हैं। संतरा जो मृग की फसल होती है उसका हमारे किसान भाई उत्पादन ले सकते हैं क्षेत्र विशेष में। और अभी हम सभी जानते हैं ग्रीष्मकालीन में समय में फलों का राजा जिसको हम आम कहते हैं, आम की खेती हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं। बहुत ही प्रगतिशील कृषक है हमारे इस छिंदवाड़ा क्षेत्र में जो आम की खेती करते हैं। साथ ही अभी के समय में बेर की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जामुन अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ समय बाद में मिलेगा। तो इस तरह के बहुत से ऐसे फल हैं जिनकी खेती ग्रीष्मकालीन समय में हमारे किसान भाई ले सकते हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप ऐप पे हमारे पास एक प्रश्न आया है हमारे किसान भाई का। प्रश्न पूछने वाले हमारे किसान भाई हैं सतीश रघुवंशी, बमनी लाला परसोली से, और इन्होंने पहला ही प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि प्राकृतिक फलोत्पादन का अभिप्राय क्या है। जैसा कि प्राकृतिक फलोत्पादन की हम लोग बात करते हैं, आज के समय में हमारे परिवेश में रासायनिक जो खाद है या रासायनिक कीटनाशक और रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक तरीके से पहले से जो हमारे पूर्वज करते आते थे, जिसको हम लोग कुछ समय पहले जैविक के नाम से जानते थे कि जैविक पद्धति से हम खेती कर रहे हैं। तो आज के समय में परिवेश में पर्यावरण को बचाने के लिए और फिर से प्रकृति की ओर जुड़ने के लिए हम प्राकृतिक खेती की परिकल्पना करते हैं, जिसमें हम किसी भी तरह के रासायनिक खादों का और न ही रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो गुणवत्ता है हमारे जो भी हम फल उत्पादन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो हम इसको कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण फल उत्पादन, जिसमें प्राकृतिक खेती के घटकों का उपयोग करते हुए हम खेती करते हैं। तो इसको हम प्राकृतिक फल उत्पादन कहते हैं।
उसके मुख्य कुछ घटक है जो, जैसे कि हम लोग उसको जीवामृत कहते हैं, हम उसमें वापसा की बात करते हैं, हम उसमें मल्चिंग की बात करते हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास में उसके और भी घटक और अवयव है जिसकी उपयोग करके हम उसको प्राकृतिक फलोत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक फल उत्पादन का अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक फलोत्पादन का अभिप्राय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कि प्राकृतिक घटकों का उपयोग करते हुए हम जब फलों का उत्पादन करते हैं जिसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इससे हम प्राकृतिक खेती में फलोत्पादन बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। जी। और डॉक्टर साहब, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की जलवायु पर किस तरह से हम फलों की खेती कर सकते हैं? छिंदवाड़ा ज़िले की जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ पर आम की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं। आम की मुख्यतः जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जिसमें मल्लिका है, आम्रपाली है, इस तरह की जो वैरायटीज़ है, इन किस्मों का उपयोग हमारे यहाँ पर किसान भाई करके, दशहरी है, जी जी। अल्फांजो है, इसकी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। साथ ही हमारा क्षेत्र जो है ये जैसे पांढुरना ज़िला एक जो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का ही एक अभिन्न अंग है, यहाँ पर भी हमारे संतरे की खेती हमारे किसान भाई करते हैं। अभी के परिवेश में हमारे कुछ प्रगतिशील कृषकों के द्वारा यहाँ पर केले की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। और साथ ही साथ अभी संरक्षित खेती के अंतर्गत ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की खेती हमारे किसान भाई यहाँ पर कर रहे हैं, और इनकी संभावनाएं अभी के समय में बहुत अच्छी है। और ऐसी जो मृदा होती है जहाँ पर किसी तरह की खेती हम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ के लिए हमारे पास में हमारे किसान भाई आंवला की खेती उसमें कर सकते हैं, बेर की खेती कर सकते, बेल की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में बहुत तरह तरह के फलों की संभावनाएं बहुत अधिक है। और डॉक्टर साहब उत्तर इतने अच्छे से हमारे सभी श्रोताओं के दे ही रहे हैं, और एक और प्रश्न हमारे पास आ चुका है व्हाट्सएप पर, और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं पांढुरना से। चूँकि पांढुरना हमारा संतरा उत्पादक क्षेत्र भी है, और अशोक करवाइक जी हैं लिखने वाले हमारे श्रोता किसान भाई। उन्होंने पूछा है कि ये जैविक खेती और रासायनिक खेती को हम अलग कैसे कर सकते हैं, इसमें अंतर कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? जैविक खेती और अभी के समय में हम जो सुन रहे हैं प्राकृतिक खेती, ये एक अलग ही परिकल्पना है। ये हमसे इस तरह का नहीं है कि हम इसको जानते नहीं हैं। हमारे पूर्वज पहले से ही इस पद्धति को अपनाते आ रहे थे, लेकिन अभी बीच में कुछ समय में रसायनों का उपयोग बहुत ज़्यादा इस तरह से हो चुका है, जिसके कारण हमारी खेती की पद्धतियाँ बदल गई है, हमारा पर्यावरण परिवर्तित होते आ रहा है। हमारे कुछ जो लाभकारी जीव थे, ये रसायनों के कारण हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो आज के समय में हमें आवश्यकता ये है कि हम पुनः जैविक और प्राकृतिक पद्धतियों के पीछे पुनः हमको जाना पड़ेगा। रासायनिक खेती और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं कि जहां हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं वो रासायनिक खेती होती है। जैविक खेती में जैव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जैविक खेती को हम और डिफरेंशिएट करते हैं, उसको इस तरह से परिभाषित करते हैं। अभी जो नया शब्द आया है जिसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारे प्रक्षेत्र में ही हम अपनी दवाइयों का निर्माण करेंगे, हम उसी स्थान के संसाधनों का उपयोग करते हुए जब खेती करेंगे तो इसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें हम अपने प्रक्षेत्र के बाहर की वस्तुओं का इस्तेमाल अपने खेत पर नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को परिभाषित करके अलग अलग करते हैं। बिल्कुल। अगला एक और प्रश्न है हमारे श्रोता पांढुरना से ही है, रेवराम यादव जी। चूँकि वो संतरा उत्पादक किसान हैं और उनका कहना यह है कि हमारे एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और हमने संतरा लगाया हुआ है, तो कम जल में हम अच्छा उत्पादन कैसे लें? जैसे वो उस क्षेत्र में अभी जो जल है एक बहुत ही अच्छा संसाधन है हमारा, लेकिन बिना जल के हम खेती नहीं कर सकते। तो आज के समय में कम जल में खेती करने के लिए हमारे पास में ट्रिकल इरिगेशन हम लोग कहते हैं, ड्रिप की जो पद्धति है, इसका इस्तेमाल हमको अपने खेतों पर करना पड़ेगा। और ड्रिप इरिगेशन में जैसे हम जानते हैं कि बूंद बूंद खेती हम इसे कहते हैं कि बूंद बूंद से हमारे पौधे के जड़ों के पास में पानी गिरता है और उसका पूरा का पूरा उपयोग हमारे पौधे करते हैं। तो ये
ट्रिकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन जो हम कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल हमको अपने खेतों में करना पड़ेगा। और आज की आवश्यकता भी यही है, क्योंकि हमारा जल का जो स्तर है वो बहुत नीचे जाते जा रहा है, जिसके कारण जल की कमी बहुत सारे क्षेत्रों में देखी जा रही है। तो ये ट्रिकल इरिगेशन के साथ में जब हम मल्चिंग का इस्तेमाल करेंगे, मल्चिंग एक आवरण या पलवार हम इसको कहते हैं, जिससे हमारा जो जल है, हमारा भूमिगत जल या हमारा जो सरफेस में वाटर है, वो गर्मी के कारण या तापक्रम के बढ़ने के कारण उसका ह्रास ना हो। तो इसके लिए हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक मल्च भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ आज के समय में हम जो स्ट्रॉ है, हमारा पुराना जो फसल होता है उसका जो स्ट्रॉ बचा होता है, कार्बनिक मल्च हम लोग इसको कहते हैं, तो इसको आवरण के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये पानी के ह्रास को रोकता है। तो ड्रिप इरिगेशन के साथ में जब मल्चिंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो वहाँ पर कम पानी में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी निश्चित तौर पर हमारे रेवाराम यादव जी को उत्तर की प्राप्ति हो चुकी होगी, और वे जान भी चुके होंगे कि कम जल में भी वे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है,
हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि हमारे किसान भाइयों की जो समस्या है वह लागत। तो कम से कम लागत पर फलों उत्पादन कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं और स्वाति बहन आपको भी रोकूंगा क्योंकि जी, एक श्रोता का हमारे पास फ़ोन आ रहा है। जी जी, हम अपनी बात को आगे जारी रखेंगे, मगर पहले इनकी समस्या जान लेते हेलो। हैं। हाँ, अपना नाम बताएं। हाँ, मैं पूनाराम बोल रहा था। जी। अब पूनाराम जी कहाँ से? मैं केवलारी से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना प्रश्न करिए डॉक्टर साहब से। जी सर को नमस्कार। पहले नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो गर्मियों में अभी जैसे फल उत्पादन हम लेना चाहते हैं तो कौन सा फल लगा सकते हैं? अभी के समय में खेती की तैयारी जो है मई में हम लोग चालू करके, और अभी पपीता की खेती हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और पपीता के लिए हम अभी उसकी नर्सरी तैयार कर ले, लगभग 40 दिनों के बाद में इसके पौधे हमको मिल जाएंगे। और जून में जब बारिश का समय शुरू होता है उस समय हम इसको लगा करके और इसकी खेती हम आगे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा व्यवसाय है। और पपीता की खेती लगभग 12 से 18 महीने में आप इसके फल इसको मिल जाएंगे हम लोगों को। निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को जवाब मिल चुका होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो किसानवाणी। जी सर। हाँ, अपना नाम बताएं। जी, गौतम यादव बोल रहा था, लखनऊ 2 1 नंबर वार्ड से। अच्छा गौतम जी, अपना प्रश्न करिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जी सर। हाँ बोलिए, अपना प्रश्न बोलिए गौतम जी। सर, मेरी खेती में जी पपीते लगे थे। जी 1 एकड़ में लगभग। जी। तो आप प्रश्न क्या करना चाह रहे हैं? कृषि फार्म से लाया था। जी, उनको लगाया था मैंने सर जी। तो वो तो फल देने लगे सर, लेकिन उसमें एक समस्या है सर जी अपने साथ। हाँ, क्या समस्या है सर जी? क्योंकि कुछ बड़े फल दे रहा है वो, कुछ छोटे दे रहा है सर जी। अच्छा। कुछ कीटनाशक कुछ भी नहीं डाला सर। अच्छा, विविधताएं हैं, कुछ फल बड़े हो जा रहे हैं और कुछ छोटे फल रह जा रहे हैं। चलिए, हम आपका प्रश्न समझ चुके हैं। हम डॉक्टर साहब के पास ये प्रश्न आपका पहुंचा रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। सर जी। इसमें जो छोटे और बड़े फल की बात हम कहते हैं, चूँकि उसमें विविधताएं होती है, तो बड़ा फल यानी वो हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारा बड़ा हो गया, पकने की कगार पर आ गया, अब हम इसको रख करके पका सकते हैं। वहाँ पर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि पर्टिकुलर प्लांट में, उस पौधे में पोषक तत्व प्रबंधन अब हमको करना है। यदि ड्रिप इरिगेशन से आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ जैसे 19-19-19 है NPK कंटेंट, या 20-20-20 है, इसको आपको उसमें चलाना पड़ेगा। और यदि ड्रिप नहीं है तो उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन मिक्सचर के रूप में उसके जड़ में दे करके आपको करना पड़ेगा। तो ये जो छोटे फल है इसमें भी भराव आएगा और वो बड़े होंगे, एक समान आपका उसमें फ्रूट्स मिलेगा। गौतम जी, निश्चित तौर पर आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। और अगला प्रश्न। जी डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को आगे जारी रखते हैं। और मेरा जैसे सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, है हमारे किसान भाइयों की सबसे गंभीर समस्या है लागत। तो कम से कम लागत पर फलों का उत्पादन हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के परिवेश में, जब हमारे इस खेती में लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी, हमको ये समझना होगा कि लागत किस कारण से बढ़ रही है। आज के समय में हमारे जो शुरुआत ही हमने की थी कि प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, जैविक खेती। रासायनिक खेती की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में अलग अलग तरह के रसायन हमारे किसान भाइयों के पास में। हमको शुरुआत में सबसे पहले ये देखना है कि रसायन का उपयोग किसके
प्रति हम कर रहे हैं, कीट नियंत्रण के लिए यदि हम कर रहे हैं तो कीट कौन सा लगा हुआ है, रोग नियंत्रण के लिए कर रहे हैं तो रोग कौन सा लगा हुआ है, इसको हमको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी जी, अपना नाम बताएं। हेलो जी जी, बोलिए, अपना नाम बताएं। सर, मैं विनोद कड़वे बोल रहा हूँ राजेगांव से। अच्छा कड़वे जी, अपना प्रश्न करिए। सर, ऐसा है कि गर्मी में सामान्य तौर पे आम की जो फसल हमारी होती है जी सर, उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम बनता है तो एक तो बौर भी झड़ जाती है और फल जो जैसे ही लगते हैं आम के, तो फलों का झड़ना बहुत होता है, तो उसका कोई उपाय बताइए। और पानी गिरा है। जी, हेलो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और आज के समय में इसकी आवश्यकता भी है। हमारे जो किसान भाई हैं जिनके खेतों में बौरें लगी हुई है या फिर बौर से अभी फल छोटे बने हुए हैं, टेम्परेचर हमारा जैसे जैसे बढ़ता है, तापक्रम बढ़ने के साथ में फलों में झड़न होता है, ये एक समस्या। मैंगो में एक फल झड़न होता ही है, जैसे संतरे में होता ही, ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक रूप से होता ही है। उसके साथ साथ यदि हम इस फल के झड़ने को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहला पानी का व्यवस्थापन हमको करना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण है। पानी का व्यवस्थापन करें, उसके बाद में हमारा एक जो पौधा से जो फ्रूट झड़ता है, छोटे फ्रूट्स झड़ते हैं, तो पौधा उतना ही लोड अपने अंदर रखता है जितने फ्रूट्स वो आगे ले जा करके बड़े कर सकता है या पका सकता है या उत्पादन ले सकता है, तो बाकी के फल झड़ेगी। लेकिन उसके अलावा भी यदि फल झड़ रहे हैं तो वहाँ के लिए मैंने एक हार्मोन्स होता है जिसको NA कहते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, 1 ग्राम प्रति 100 लीटर में मिला करके इसका स्प्रे करेंगे तो फल झड़न आपका रुक जाएगा। कड़वेकर जी, आपको अपने प्रश्न का जवाब निश्चित तौर पर प्राप्त हो चुका होगा और हम हमारी चर्चा आगे बढ़ाएं। जी सर, हम अपनी बात को जारी रखते हैं और जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे थे लागत के विषय पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, हमारे किसान भाइयों के बीच में भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो हम पौधे के लक्षण, क्षमा चाहूँगा, आपको रोकूंगा। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो किसान वाणी जी, देवीराम पवार बोल रहा हूँ जी मैं। अच्छा देवीराम जी, बोलिए, अपना प्रश्न करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। वैज्ञानिक साहब को भी नमस्कार हमारा कहिएगा भैया। नमस्कार। हाँ, प्रश्न करिए। जी, मैं पारंपरिक खेती करता हूँ, अभी तक तो गेहूं मक्का ही लगाता है। मैं फलोद्यान लगाने को सोच रहा हूँ, तो केले का विचार बन रहा है, तो कैसे इसकी खेती हम अच्छे से कर सकते हैं, शुरुआती तौर पर क्या करना चाहिए? केले की खेती अभी हमारे क्षेत्र में बहुत ही हमारे प्रगतिशील कृषक कर रहे हैं। सबसे पहला तो केले की खेती के लिए आप उसमें देखेंगे 90% से अधिक उसमें पानी रहता है। यदि हम उसके पर्टिकुलर प्लांट की बात करें, वो काष्ठीय नहीं होता है, 100% में से 90% पानी होता है, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट सबसे पहले है। यदि पानी की उपलब्धता हमारे पास में है तब हम केले की खेती के लिए आगे बढ़े। दूसरा, वो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है, पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यकता होती है, तो पोषक तत्व हमको तैयार रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ मिट्टी का परीक्षण कराएं, उसमें हम ये देखें कि हमारी मिट्टी अम्लीयता तो नहीं है, तो मिट्टी के परीक्षण के आधार पर हमको पता चलेगा कि हमारी मिट्टी जो है उपयुक्त है, 6.5 से 7.5 pH के बीच में उसका pH होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम केले की खेती के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी का जो संरचना है वो अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जैविक पदार्थ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 1 से 3% उसमें होना चाहिए। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और जो केला है हमारे यहाँ पर अभी ग्रैंड नेने G9 जो वैरायटी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस वैरायटी को लेकर के हम उसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही केले की खेती के लिए मेड़ बना करके खेती करें और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल करके यदि खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन उसमें हमको मिलेगा। और चलिए, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो किसान वाणी। हाँ, राम राम भैया। हाँ, राम राम जी, अपना नाम बताइए। द्वारका प्रसाद परतेती। द्वारका भैया, बहुत बहुत स्वागत है आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपका। चलिए, अपना प्रश्न करिए। हाँ भैया, मैं ये बोल रहा था कि भाई मेरे यहाँ आम के पेड़ लगे हैं 10-12 जी। उसमें फल झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करें?
जी। फल झड़न के लिए अभी इससे पूर्व भी एक किसान भाई ने हमको फ़ोन किया था। मैंने बताया है कि फल झड़न हो रहा है यदि, तो ये तापक्रम के कारण होता है। इसके लिए पानी का व्यवस्थापन अच्छे से करें। और एक मैंने दवाई बताई है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NA। इसका आपको मिक्स घोल बना करके और पौधों पे जब आप छिड़काव करेंगे तो उससे फल झड़न रुक जाएगा। ये हार्मोन्स के कारण होता है। जब पौधे में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, एब्सिसिक एसिड बढ़ जाता है, पानी का व्यवस्थापन नहीं हो पाता है, तब ये फल झड़न होता है। तो उसको बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए द्वारका भैया, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और स्वाति बहन, हम हमारी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और हमारी जैसे चर्चा लागत पर ही चल ही रही थी, तो हम लागत पर ही करते हैं। जी हाँ, मैंने जैसे इससे पूर्व बताया, हमारे किसानों के बीच में भ्रांतियां हैं। हम पहले लक्षण को पहचानें। जी। हम सीधे दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले ये सोचें कि ये जो पौधा मेरा लक्षण बता रहा है, ये कारण क्या है। कारण को जानेंगे तो लागत आपकी कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लागत आज के समय में दवाइयों की है। जी जी। तो हमको इसके अल्टरनेट्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि मेरे पौधे में किस कारण से ये बीमारी आई है या कीट आया है, उसका नियंत्रण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। और जो फ्रूट प्रोडक्शन में हम जो कहते हैं सबसे बड़ी लागत होती है, वो होता है पौधा। जी। क्योंकि हम मिट्टी की संरचना को सुधार सकते हैं, हम जलवायु के जो अलग अलग आयाम हैं इससे लड़ सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा पौधा हमने लगाया है, जिससे हमको आज से 20 से 25-30 वर्षों तक फलन लेना है, उसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। तो खेती में या फलोत्पादन में सबसे बड़ी जो लागत है वो है पौधा। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मैं क्षमा चाहूँगा, आपको रोकूंगा। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। द्वारका प्रसाद परतेती, ग्राम पलानी, पोस्ट बांका, तहसील हर्रई, जी जी जिला जी छिंदवाड़ा पे। जी, अपना प्रश्न करिए। हमारे यहाँ 10-12 आम के पेड़ लगे हैं, जी। उसमें से फल झड़ रहा है। अच्छा, ये प्रश्न तो आपका हो चुका है। डॉक्टर साहब ने उसका उत्तर भी दे दिया। क्या है, निराकरण कैसा होगा, उसके लिए लगाया हूँ। जी 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 जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप सुनिए जी। इसके पहले भी मैंने बताया, हार्मोन्स की कमी के कारण भी झड़ते हैं। और अभी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके कारण हमारा फल झड़न होता ही है। पानी का व्यवस्थापन हमने बताया आपको, पानी का व्यवस्थापन अच्छा रखिए। उसके बाद में ये जो हार्मोन्स मैंने बताया है, NA का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि वहाँ पर पोषक तत्व प्रबंधन नहीं है तो उसके कारण भी झड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग या तो मोनोपोटेशियम फॉस्फेट होता है, इसको हम 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में मिला करके, और उसके साथ भी ये NA आपका कंपेटेबल होता है, इसको जब 1 ग्राम मिला देंगे तो इस कॉम्बिनेशन के साथ में जब स्प्रे करेंगे हम, तो वहाँ पर फल झड़न हमारा रुक जाएगा। ये एक बहुत ही कारगर उपाय है, इसको हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और जैसा कि इससे पहले ही प्रश्न हमारा चल रहा है कि लागत, तो लागत में ही मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी लागत हमारा पौधा है। तो पौधा हमारा एक विश्वसनीय स्रोत से लेना हमको चाहिए। जो हम नर्सरियों की बात करते हैं, जहाँ से हम लोग पौधे लेते हैं, वो एक रजिस्टर्ड नर्सरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा 20 से 25 वर्षों तक हमको फलन देगा। तो यदि ये प्योर नहीं है, जो वैरायटी, यदि मैंगो की मैंने कहा कि दशहरी वैरायटी है, तो दशहरी वैरायटी जब उसमें फलन आएंगे नहीं निकलेगा तो फिर हमको दुख होगा। कि इसलिए ये जो विश्वसनीयता है, ये बनाए रखने के लिए विश्वसनीय सोर्स से लेना चाहिए। पौधा स्वस्थ होना चाहिए। कहीं कहीं पर हम ये देखते हैं कि हमको पौधा कम रेट में मिल जा रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन वो फिर कुछ 2 ही साल में या 3 साल में आप देखेंगे कि वो उसमें जो डिक्लाइन के सिम्टम्स है, या पौधा मरने लगता है या ख़राब हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं देता। तो प्रोडक्शन या उत्पादन में हम फलोत्पादन में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि पौधा, वो सबसे बड़ी हमारी लागत है, उसको हमारे किसान भाइयों को ज़रूर से देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर आपने हमारे किसान भाइयों को लागत के संबंध में। और निश्चित ही हमारे किसान भाई कम से कम लागत पर फल उत्पादन करेंगे। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाइयों के घर में आंगन है, यानी खाली जगह जो रहती है, यदि हमारे किसान भाई उसमें अपने फल लगाना चाहते हैं, तो कौन कौन से फलों का उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के समय में न्यूट्रिशनल किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है, या टेरेस गार्डनिंग का आप लोग देख सकते हैं, या फिर घर के पीछे में यदि हमारे स्थान है तो वहाँ पर हम लोग किस तरह के फल लगा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में न्यूट्रिशनल यदि वे में देखेंगे तो एक
जो नींबू है, नींबू तो हमारे किसान भाइयों को रखना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए, कि स्थान उसका रहता ही है। उसके साथ में आम के कुछ वृक्ष आप लगा सकते हैं, उसके साथ में पपीता के कुछ पौधे आप वहाँ लगा सकते हैं, केले के पौधे आप वहाँ लगा सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सहजन, जिसको हम लोग मुनगा कहते हैं, ड्रम स्टिक इंग्लिश में कहा जाता है, इसको हमारे किसान भाई स्थान के आधार पर ले सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे फ्रूट्स जो है ये पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर में करते हैं। विटामिन ए, मैंगो में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, पपीता में विटामिन ए होता है। तो ये कुछ ऐसे जो पोषक तत्व हमारे भोजन में हमको नहीं प्राप्त होते, तो इन फलों के माध्यम से हमको मिल सकता है। तो इस तरह के फलों की जो है न्यूट्रिशनल किचन गार्डन में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप ऐप पे हमारे पास कुछ किसान भाइयों के प्रश्न आए हैं, जिनमें मंगेश कपाले गोरेघाट से हैं, सेवक राम धारकर पोनार छिंदवाड़ा से हैं, रवि इवनाती धूसावानी तामिया से हैं, और इन सब का मिला जुला एक सा ही प्रश्न है। और इन्होंने ये पूछा है कि मृदा परीक्षण का क्या महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आज की आवश्यकता का प्रश्न है। ये मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। हम यदि मृदा परीक्षण को इस तरह से देखें कि मेरे मृदा में जो मैंने पुरानी फसलों के लिए जो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किया था, पूरा का पूरा प्लांट नहीं लिया है, उसका कुछ भाग बचा हुआ है, और फिर से जो नई फसल मैं ले रहा हूँ उसमें फिर मैं पुनः उसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से मेरी लागत इसमें बढ़ रही है, और वो फर्टिलाइज़र भी जो है किसी न किसी रूप में हमारा नुकसान में जा रहा है, ह्रास हो रहा है, या तो पानी से जा कर के दूसरी जगह निकल जा रहा है या उड़ जा रहा है। तो जब हम मृदा परीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी मृदा में NPK का कितना कितना कंटेंट है, और उसके आधार पर जो हम फसल लगाने जाते हैं कि उस फसल की रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता उसको कितनी है, तो फिर जो उपलब्ध है और जो आवश्यकता है उसको घटा करके फिर हम उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तो इससे हमारा जो लागत है वो कम होती है। एक इम्पॉर्टेंस ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि हमको हमारी मिट्टी का pH पता चलता है मृदा परीक्षण से, कि हमारी मिट्टी का pH क्या है। साधारणतया यदि हम देखें कि आदर्श जो pH मान कहा जाता है 6.5 से 7.5 के बीच में हमारा ये pH मान होना चाहिए, जिसमें हम मुख्यतः बहुत सारी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। कहीं कहीं पर यदि हमको नहीं पता है, हमारा जो pH मान है वो 6 से कम है या 5 से कम है, 4 है, तो अम्लीय मृदा हो जाती है, वहाँ पर फिर खेती नहीं हो पाती। हमारे किसान भाई उसमें फसल लगाते हैं लेकिन उत्पादन नहीं मिलता, पौधों की बढ़वार नहीं होती, फिर हम उसको एक तरह से ऐसे देखते कि बढ़वार नहीं हो रही, तो फिर फर्टिलाइज़र्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो लागत बढ़ती है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मृदा का परीक्षण पहले ही करा ले, जिससे हमको पता हो कि हमारे मिट्टी की क्या दशा है या फिर मिट्टी का स्वास्थ्य किस तरह का है। इसके आधार पर यदि हमारे किसान भाई खेती करेंगे तो आगे चल करके लागत कम होगी और हमारा किसान आगे सशक्त बनेगा, समृद्ध बनेगा। और एक और हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने भी व्हाट्सएप पर हमें प्रश्न लिखकर भेजा है, और उनका प्रश्न है कि डॉक्टर साहब अभी जैसा कि हमारी स्वाति बहन ने भी प्रश्न किया था कि हमारे आंगन की जो बगिया है उनमें हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, इसी प्रकार का एक प्रश्न है। हमारी एक किसान बहन है मंजू बहन, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। न्यूट्रिशनल किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि इसमें हम लोग, हमारा मुख्य जो इसका कॉन्सेप्ट है कि हमारे घर के जो पीछे स्थान है या सामने स्थान है उस पर हम किस तरह के ऐसे पौधे लगा दें जिससे कि हमको पोषक तत्वों की पूर्ति होता रहे। तो हमने ये बताया है कि वहाँ पर आम के कुछ पौधे लगा सकते हैं हम, जिससे विटामिन सी और विटामिन ए हमको मिलेगा। नींबू के यदि हम लोग लगाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा। आंवला के कुछ पौधे लगा सकते हैं जिससे भी विटामिन सी की पूर्ति हमको होती है। पपीता हम वहाँ पर लगा सकते हैं। मुनगा यदि हम लगाएंगे, ये बहुत ही अच्छा एक पौधा है जिसको सहजन के नाम से जाना जाता है, तो इसका तो पत्तियां भी हम, हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोषक तत्व मानी जाती है। तो इन पत्तियों को सुखा करके और इसको रोटी के साथ डॉक्टर साहब एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ हेलो किसान वाणी, अपना नाम बताइए। सर अंशुल तिवारी। जी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका प्रश्न करिए। सर मेरा आम का बागीचा है जी। तो अभी क्या बारिश हो रहा है, मतलब वेदर बार बार चेंज हो रहा है जी, तो उनको बचाव के कोई तरीके बताइए ना सर आप। अच्छा। वेदर में मतलब क्या खराब हो रहे हैं फल, मतलब दाग लग रहे हैं उनमें। अच्छा, फलों में दाग लग रहे हैं जी। और क्या समस्या है? बस अभी तो सर
सर यही समस्या है। जी जी जी, आपका प्रश्न डॉक्टर साहब के पास अभी है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं अनसर्टेन रेनफॉल, हम इसको कहते हैं कि अभी ये हमारा वर्षा का समय नहीं है, फिर भी कुछ कहीं किसी स्थानों में बारिश हो रही है, उसके कारण भी फल झड़न भी होता है। और साथ ही साथ जो काले दाग अभी ये कह रहे हैं कि इस तरह की समस्या आती है, तो उसके कारण इसमें फंगल इन्फेक्शन जो होता है, तो इसके लिए फंजीसाइड का हम लोग इस्तेमाल करें अभी के समय में। तो इस पे फंजीसाइड में बाविस्टिन होता है, कार्बेंडाजिम हम लोग कहते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का उसका डोज होता है। तो यदि इस तरह की समस्या हमारे खेतों में दिख रही है जिसमें काले धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका उपयोग आप अपने खेती में कर सकते हैं। 1 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर प्रति लीटर मिला करके और उसका पौधों पर स्प्रे, फोलियर फुहारा हम लोग कहते हैं उसको, ये करेंगे तो इस तरह की समस्या आपकी नहीं होगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हमारे किसान भाइयों को, और उनके निश्चित ही उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल रहा होगा और वो संतुष्ट हो रहे होंगे। और चलिए मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और डॉक्टर साहब, फलोत्पादन में रासायनिक दवाओं का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ तक उचित है? रासायनिक जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल मुख्यतः कीटनाशकों के रूप में हमारे किसान भाई करते हैं। और जो रसायन हमारे किसान भाई फलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो उसका जो रिकमेंडेड डोज है, जो संस्तुतित उसकी मात्रा है, उससे बढ़ा करके इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि संस्तुतित मात्रा, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम लोगों के नंबर सभी किसान भाइयों के पास में है मुख्यतः, तो हमसे कांटेक्ट करें। आप कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के भी मिल सकते हैं यदि इस तरह की कोई विषमताएं हमारे बीच में हैं, जो नहीं जान पा रहे कि इसकी संस्तुतित मात्रा क्या है, और उसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को कीटों से बचाए। इसमें क्या हो रहा है कि रासायनिक जो दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, डोज बढ़ा करके यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कीट है उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है, रेजिस्टेंसी हम लोग कहते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे कीटों का नियंत्रण इन दवाओं से नहीं हो रहा है, और समय के साथ में बदल करके हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रासायनिक दवाएं यदि एक ही दवा बार बार हम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी घातक हमारे पौधों के लिए होता है, हमारे पर्यावरण के लिए होता है। अतः सभी से निवेदन है कि संस्तुतित मात्रा का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ जो दवाएं हैं उसको बदल कर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नियंत्रण हम इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को फलोत्पादन के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? जी, मेरा सभी जो फलोत्पादन किसान भाई है उनसे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक ही ये संदेश है कि जो महत्वपूर्ण लागत है हमारी वो है पौधा। वो पौधा हमारा स्वस्थ होना चाहिए, और जो वैरायटी बोल करके हम उसको ले रहे हैं वही वैरायटी होना चाहिए। तो इसके लिए हमको रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड नर्सरीज़ की तरफ में जाना पड़ेगा। हमारा सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ से हमने पौधा को सिलेक्ट किया है, क्योंकि यही पौधा है जो हमको आज से 20 से 25 वर्षों तक फलन देगा। मिट्टी की दशा को हम सुधार सकते हैं, आने वाली जलवायु भी कुछ कारक है जिससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारा पौधा ही खराब रहेगा तो आगे जाकर के उत्पादन हमको अच्छे से नहीं प्राप्त होगा। दूसरा मेरा ये आप सभी से निवेदन रहेगा कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आयामों को अपनाइए। रसायनों का उपयोग धीरे धीरे आप उसको कम करिए, नहीं तो पर्यावरण आज के समय में हमारा पूरा खत्म होते जा रहा है। इस तरह का संदेश मेरा सभी किसान भाइयों को। सर, बातों ही बातों में अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, और आपसे मिल रही है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जिसे रोकने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वक्त की सुई हमें इशारा कर रही है। तो श्रोताओं, आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारा विषय था प्राकृतिक फलोत्पादन, ग्रीष्मकालीन समस्याएं, कारण एवं निदान। इस विषय पर और हमें जानकारी दे रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रुपेंद्र झाड़े जी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे आकाशवाणी परिवार को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज की हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का संयोजन था दीपांकर तिवारी और अमोल शिंदे का। तकनीकी सहयोगी थे BR करवेकर और अनिल सिंह, और प्रस्तुति सहयोगी थे कुलदीप आखरे और अनिल सनोडिया। उम्मीद है कि हमारे सभी किसान भाइयों को हमारे कृषि वैज्ञानिक के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मैं स्वाति जैन और मैं कुलदीप भैया कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।